समझता हूं कि उस दृष्टि से आपकी भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह से शाम आप काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ एक ऐसे वातावरण में होते हैं जहां लोग आप सबके साथ बैठते भी हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, सभी विचारधारा के, और उसके साथ आपके साथ जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ भी। तो कचहरी एक ऐसा, यानी कि कोर्ट एक ऐसा एक कैंपस होता है जहां सब तरह का फीडबैक आप सबको पहुंचता है। वहां पर बैठे बिठाए बिना जाए, लोगों के बीच में जाए बिना, वहां एक जगह आपको सुबह से शाम तक बहुत ज्यादा एक जो फीडबैक फील्ड का आता है, चल के रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। और ऐसे में आपकी भूमिका उस दृष्टि से उन लोगों के बीच में अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जहां आदरणीय देवेंद्र राणा जी ने जो बात कही, इस बात को आप अनुभव कर रहे होंगे कि पिछले 8 वर्षों से जब से देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, कुछ चीजों में आमूलचूल परिवर्तन दिखा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक विजिबल लीडरशिप है सामने। सबको मालूम है कि निर्णय यहां होगा, यहां नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा। एक निर्णायक भूमिका उनकी उस दृष्टि से है। एक चीज जो पहले टोटली मिसिंग थी, बिल्कुल मिसिंग थी। अब प्रधानमंत्री के प्रति हमारा सम्मान है और सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन ये भी बात देखिए आप कि 10 वर्ष तक एक नेतृत्व पूरे देश भर में रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन अथॉरिटी जो है निर्णय की जो थी वो नहीं दिखती थी, वो कहीं और थी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि निर्णायक नेतृत्व, अगर आज की तारीख में मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में अगर देश को मिला है तो बहुत लंबे अरसे के बाद मिला है। और आज इस तरह की परिस्थिति है कि अगर मोदी जी से नहीं हुआ तो किसी और से उसकी होने की संभावना फिर बहुत कम है, ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता, एक नेतृत्व के प्रति भरोसा। अब देखिए, थोड़ी सी बात कहूं मैं, कोविड का दौर आया। इस कोविड के दौर में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन तो दूसरे देशों में भी लगा, और हमसे पहले लगा, लेकिन लॉकडाउन उतना प्रभावी नहीं था, इसलिए वहां के नेतृत्व बोलता था, लोग सुनते थे लेकिन मानते नहीं थे। और भारतवर्ष में जो चाइना के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है, 135 करोड़ का भारत, यहां लॉकडाउन की अगर बात हुई तो लोगों ने सुना भी और माना भी। क्योंकि मानने की बात तब आती है जो नेतृत्व बोलता है उस पर भरोसा पहले होना चाहिए। हमने ऐसे एक नहीं अनेक दौर देखे। अब थोड़ी देर के लिए उसके बाद अगर हम बात कहें कोविड के ही इस दौर में से अगर आगे बढ़ करके जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के लिए साइंटिस्ट को प्रेरित किया कि आप बनाइए, 135 करोड़ का भारत क्यों नहीं बना सकते, हमको बनानी चाहिए, जो मदद चाहिए हम देंगे, और दी भी। लेकिन विचित्र परिस्थिति एक आई कि जब वैक्सीन बन करके तैयार हुई और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया कि वैक्सीन बन करके तैयार है, एक नहीं दो बन करके तैयार है, और ये आपको उपलब्ध होगी, वैक्सीन के अभियान को हम चलाने जा रहे हैं, उसमें आप सहयोग करें। लेकिन पूरा विपक्ष, कम्युनिस्ट,
कांग्रेस यानी कि दूसरे जो जितने भी हमारे दल उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करते रहे। नहीं, ये तो अभी तक टेस्टेड नहीं है प्रॉपरली, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, इसका जो ये मोदी वैक्सीन, बीजेपी वैक्सीन, कई तरह के योगी वैक्सीन, यूपी में इसको योगी वैक्सीन कह करके कहने लगे लोग। लेकिन इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की ताकि लोग ना लगाएं, कि इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश करें सारे विपक्ष। यानी कि मानवता के आधार पर होना तो ये चाहिए था कि जब आदमी का जीवन संकट में है, ऐसी परिस्थिति में सबको कहना चाहिए था कि वैक्सीन के इस अभियान में सहयोग करें। लेकिन विपक्ष ने क्या किया आपके सामने। लेकिन उस दौर में भी आपने देखा एक बात को, लोगों ने सुना लेकिन विपक्ष को माना नहीं। लोग निकले और वैक्सीन सेंटर में जाकर के कतार में खड़े हुए और कतार में खड़े होकर के वैक्सीन लगा करके घर आए। यह है नेतृत्व के प्रति विश्वसनीयता, भरोसा। ये चीज वर्षों से हमने खोई हुई थी और इस चीज को आज अगर भारत के पास अगर ये चीज हासिल हुई है तो स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिस तरह की विश्वसनीयता उन्होंने कायम की। ये तो देश के अंदर की बात कही। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बातें होती थी, ऐसा नहीं था कि भी जो 10 साल कांग्रेस का शासन रहा उस दौरान जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश गए ही नहीं। विदेश गए, कई बार गए, लेकिन पहचान वो मिली क्या। हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री मंच पर होते थे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होते थे, लेकिन किसी का कदम हमने आगे बढ़ता नहीं दिखा उस तरफ। अगर कोने में खड़े हैं तो कोने में खड़े हैं, प्रधानमंत्री के नाते हमारा पूरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन उसके बावजूद कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता था बात करने के लिए, मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, नमस्ते करने के लिए। अगर आज मोदी जी वहां भी खड़े हैं, कोने में भी खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रुक नहीं पाते हैं, कदम भी चलते हैं और हाथ भी बढ़ता है मिलने के लिए। ये अंतर है और ये अपने आप में अंतर नहीं आया, ये अंतर जो है काम करने के तरीके से, आदमी के जीवन के तरीके से आया है, उनके काम करने के अंदाज से आया है। और ऐसे में दूसरी बात मैं जो कहना चाहूंगा कि मोदी जी का काम करने का स्टाइल ऐसा था, तरीका ही इस तरह से है, हट करके काम करना, बड़ा सोचना, बड़ा करना, ये उनका स्वभाव रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ये कॉन्सेप्ट आया तो मुझे हिमाचल प्रदेश के लिए उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया और कोऑर्डिनेटर के नाते हमको गुजरात बुलाया गया। वहां के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, तो जो कार्यक्रम जिस दिन फाउंडेशन स्टोन था, अडवाणी जी आए थे उस कार्यक्रम में। तो उस बैठक, उससे पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से पहले, यानी कि शिलान्यास का कार्यक्रम था, भूमि पूजन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से जाने से पहले हम कोऑर्डिनेटर के साथ उनका इंटरेक्शन था और कॉन्सेप्ट इस तरह से उन्होंने डेवलप किया। बेसिक बात उन्होंने जो बताई कि देश को आजाद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है और उनमें से कुछ लोगों को उस योगदान के अनुरूप उनको सम्मान मिला, स्थान मिला, पहचान मिली, लेकिन कुछ लोगों को उसके अनुरूप वो पहचान नहीं मिली। और हमें लगता है कि जो कंट्रीब्यूशन देश की आजादी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश की आजादी के लिए और उसके बाद देश को एक करने के लिए, उसके अनुरूप उनको सम्मान नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, स्थान नहीं मिला। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस गुजरात की धरती पर उनके सम्मान को जो है उसके अनुरूप खड़ा करें। इसके लिए हमको सोचना चाहिए। तो क्या कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला कि हम पूरे देश भर के हर गांव की मिट्टी इकट्ठा करेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि भारत को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने तो उन्होंने ये काम उनके जिम्मे छोड़ा था गृह मंत्री के नाते कि जितने भी 562 रियासतें हैं भारतवर्ष में, उन रियासतों को इकट्ठा करने का जिम्मा आपका। अब जम्मू कश्मीर का उन्होंने अपने पास रखा था, इसीलिए जम्मू कश्मीर का हाल खराब हुआ। तो सरदार पटेल जी ने
562 रियासतों को इकट्ठा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हैदराबाद की तो स्थिति अलग ही तरह, वहां के नजीब क्या, वहां की स्थिति तो अलग ही, एक दौर उसने तय कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था। पहले वो अपने आप को अलग रखना चाह रहा था, लेकिन रातों रात निर्णय किया, कार्यवाही की, और उसके बाद दूसरे दिन मिलाया उनको। तो मोदी जी ने इस बात को कहा कि जिस व्यक्ति ने, जिस नेतृत्व ने भारत की 562 रियासतों को इकट्ठा करके एक भारत बनाया, जो स्वरूप हम आज देख रहे हैं, उसके अनुरूप उनको स्थान सम्मान नहीं मिली, पहचान नहीं मिली। इसलिए उनके बारे में हमको कुछ सोचना चाहिए। अब मेरे दिमाग में जो है, फिर मजाक में भी उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग का सर्किट ऐसा है, हम ये छोटा नहीं सोचता, ये बड़ा ही सोचता है। तो हमने तय किया, मैंने पूरे देश भर नहीं, दुनिया भर की सारी स्टैचू की लंबाई मांगी, कितने कौन कौन सी ऊंची कितनी कितनी है, और सारी, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी ऊंची ऊंची जो स्टैचू जितनी भी लगी हैं, सबका जिक्र किया। लेकिन हमने कहा कि हम उनसे भी ऊंची बनाएंगे, और फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का निर्णय किया। और आज देखिए वो स्टैचू ऑफ यूनिटी एक नेशनल, एक इंटरनेशनल, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई। लोग उस स्टैचू को देख करके ही अपने आप उस चीज को लिए कि इसको स्टडी करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए, कौन व्यक्ति था ये। यानी कि हट करके सोचना, बड़ा सोचना, ये हमारे नेतृत्व की, उनकी काम करने की खासियत है। और बाकी सारी चीजों को लेकर के, अब हम तो जम्मू कश्मीर में रहे, जम्मू कश्मीर के उस दौर को हमने बहुत करीबी से देखा है। किसी ने सोचा था, हमने भी सोचा था, हम जिंदगी भर यही करते रहेंगे, कश्मीर के बारे में धारा 370 को हटाने की मांग करते रहेंगे, लेकिन हमारे जीवन में हो नहीं पाएगा। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पल को अपने जीवन के अंदर, मतलब उसको हम अपनी आंखों से, हम चश्मदीद गवाह बन करके उसको हम देख पाए हैं, जब लोकसभा में पारित हुआ धारा 370 को समाप्त करने का बिल, और राज्यसभा में पारित हुआ धारा 370 को समाप्त करने का बिल। इस बात के हम चश्मदीद गवाह हैं, और ये हमारा सौभाग्य कि इस पीढ़ी को ये दौर देखने को मिला। हट करके बड़ा काम करना, कठिन काम। और इसी तरह से राम जन्मभूमि के बारे में हम यही कहते थे, हम यही बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, भावना को व्यक्त करते थे। लेकिन मालूम था हमें कि रामलाला जी ना हम आ पाएंगे ना मंदिर का निर्माण हो पाएगा, ये सच्चाई सबको लगता था। लेकिन आस्था के नाते हम बोलते थे कि भाई हाँ, हमारा एक निर्णय है। और उसी तरह से धारा 370 को समाप्त करने के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था फ्रॉम डे वन। जब से हमारा जनसंघ बना, जनसंघ के साथ साथ में फिर बाद में बीजेपी बनी, उसके बाद क्लैरिटी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था उसमें। होगा नहीं होगा, लेकिन मुद्दा हमेशा रहेगा। कभी इस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, कभी उतना ज्यादा नहीं कर पाए होंगे, लेकिन उसके बावजूद सारी चीज को लेकर। लेकिन अब देखिए, धारा 370 का समाधान निकला, आपके उधर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का रास्ता खुला है, और 2024 में मंदिर बनकर के तैयार हो गया। 2023 का दिसंबर का लक्ष्य है। मुझे लगता कि संभव है तो ये हो सकता है, हो जाएगा ये। तो ऐसी चीजों, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक है, कल्पना नहीं कर सकते आदमी, चाहे एयर स्ट्राइक है, ऐसी एक नहीं अनेक चीजों के साथ भारत अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर। अभी सबसे बड़ी बात हो जिसका जिक्र यहां आदरणीय राणा जी ने किया कि हम वर्ल्ड की 5th सबसे मजबूत इकोनॉमी बन गए। अब प्रधानमंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, बात तो यह है कि हम 1 नंबर ऊपर आए, उसका भी आनंद है, लेकिन बहुत ज्यादा आनंद इस बात का आया, जिन लोगों ने हमको 200 वर्षों से ज्यादा समय तक गुलाम रखा, हम उनसे ऊपर हो गए। ये आनंद की बात है। सही मायने में आनंद की बात तो ये है कि जिन्होंने इस भारत को 200 वर्षों से ज्यादा तक समय तक, लंबे समय तक गुलाम रखा, हम उनसे ऊपर हो गया। आनंद इस बात का है। तो इसलिए आने वाले समय में ये दौर आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए आप जहां भी जाएंगे इस बात को आप देखते होंगे कि सारी गांव में भी जाते हैं, जब मोदी जी की बात आती है तो आदमी
वैचारिक सारी पृष्ठभूमि कुछ भी रही है, लेकिन उसको भी छोड़ देता। वो बात नहीं भाई, मोदी जी तो ठीक है। क्यों ठीक है? जानकारी जितनी है उतनी, लेकिन वो ठीक है, बस बैठ गई ना दिमाग में, दिमाग में बात बैठ गई। और ऐसे बैठ गई क्योंकि जिनका अपना कुछ नहीं है, जिनका जो कुछ भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है, उस गरीब आदमी गांव के उस व्यक्ति के पास जानकारी का अभाव है, वो सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता टेक्निकल चीजों को, लेकिन दिल में बैठ गई नहीं मोदी जी ठीक है भाई, ये मत बोलिए। ये बात हमने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के इस दौर में जहां भारत को ये सम्मान मिला है, हम आगे बढ़े हैं, तो उस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है। ये हम सब लोगों के लिए, इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य है कि हम उनके सारे इस काम काज को सुबह से शाम तक हम उनको देख रहे हैं, और उसको हम देखने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं इस सारी चीज के चश्मदीद गवाह हैं। अब जब तक जहां तक बात आती है, अगर हम प्रदेश की बात आती है, प्रदेश में देखिए काम करने का तरीका अपना होता है। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री और रहे और अपने अपने तरीके से काम किया, और किसी के बारे में मैं कोई टिप्पणी करता भी नहीं है, मेरा स्वभाव भी नहीं है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में प्रयत्न किया, जो हमारी हिमाचल की जो अपने पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी प्रदेश है, हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार, उसके अनुरूप ये हिमाचल आगे चले। हिमाचल को हम पंजाब की संस्कृति, पंजाब के प्रति मेरा सम्मान है, वहां संस्कृति के प्रति मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से दूसरे प्रदेशों के कुछ इश्यूज को लेकर के उस संस्कृति, काम करने की संस्कृति, वो हिमाचल में नहीं हो सकती। फिर इस बात को हमको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। सहजता हिमाचल की संस्कृति है, संस्कार हिमाचल की संस्कृति है। देवभूमि तभी कहा जाता है उसको। हमने उसके अनुरूप हिमाचल को चलाने, किसी को हमारा काम करने का तरीका पसंद आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, ठीक है। हमें, हमारे लिए मुश्किल ये रहेगी कि 3 साल काम करने का मौका मिला, 2 साल तो कोविड के दौर में आनंद फानन में वक्त गुजरा है, एक अलग तरह की परेशानी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमने इनिशिएटिव लिए, हट करके छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां, जैसे हमारे दूसरे लोग कहते हैं कुछ बातों को कि भाई यहां शराफत, जयराम शरीफ है, शराफत है, लेकिन डंडा जरूरी है। डंडा तो आज जानवरों को भी नहीं मार सकते, उनको समझना पड़ेगा उनकी क्या सोच है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। ये सारा मुझे लगता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है उस सारी चीज को नहीं करना चाहिए। मैंने एक दिन विधानसभा का सत्र लगा था हमारा, अभी इसी तरह का, इसी बार का जो हमारा बजट सत्र था, और बजट सत्र के दौरान जब गवर्नर एड्रेस हुआ तो उस पर हम रिप्लाई दे रहे थे विधानसभा के अंदर। जब रिप्लाई देने के लिए मैं खड़ा हुआ डिस्कशन के बाद, 2 दिन की डिस्कशन के बाद तीसरे दिन, तो मैंने कांग्रेस के मित्रों से एक प्रश्न किया विधानसभा के अंदर, कि मैंने कहा मेरी याददाश्त अच्छी है, और उस याददाश्त के हिसाब से मैं कोशिश कर रहा था कि पिछले 5 साल का कार्यकाल जो आपका रहा है, उस कार्यकाल में कौन कौन सी हिमाचल प्रदेश में योजनाएं शुरू हुई थी, जनहित की, डेवलपमेंट की, कोई किसी सेक्टर में, तो उनके बारे में मैं चाह रहा था उनको अध्ययन करूं, उनको स्टडी करूं, उसके बाद फिर उस पर बोलूं कुछ। अगर अच्छा है तो मैं उस पर से भी कुछ ग्रहण करने की हिम्मत रखता हूं। इसलिए रखता हूं कि आदमी जीवन भर सीखता है, सीखने की प्रवृत्ति आदमी को हमेशा रखनी चाहिए। वो छोटा है, बड़ा है, सत्ता पक्ष का है, विपक्ष का है, कहीं का भी है, कहीं से सीखने को कोई चीज मिले, ग्रहण करने के लिए मिले, उसका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। मैंने कहा मुझ में उत्सुकता थी कि कुछ समझूं, कुछ जानूं, लेकिन 5 वर्ष के उस कार्यकाल में जब आप सत्ता में थे, मैं एक भी योजना ऐसी नहीं देख पाया कि जिसको आपने शुरू किया हो। नई योजना, रूटीन की चीजें, स्कूल है तो उसको अपग्रेड कर दिया, नया स्कूल खोल दिया, सड़क चल रही है उसको पक्का करने की बात हो गई, बिल्डिंग बन रही है, आधी बनी है तो उसको पूरा करने का काम, ये तो रूटीन के काम है ना, तो जनरल डेवलपमेंट के काम है। कॉलेज खोलने की, लास्ट में कॉलेज जाते जाते कितने कॉलेज खोल गए थे? 21 कॉलेज जाती बार खोल गए थे एक ही दिन में। तो वो एक उनका एक मॉडल का, जिस मॉडल पर वो बड़ा फक्र करते हैं, वो उनका काम करने का एक तरीका है।
लेकिन मैंने कहा योजनाओं के नाम, पॉलिसीज, कोई आपकी कोई स्कीम ऐसी कोई रही है तो मुझे आप, मेरी याददाश्त में मुझे नहीं मिल पाई। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत जोर डाला अपने दिमाग पर, लेकिन नहीं मिल पाई। मुझे आप मदद करो कि आप में से खड़े होकर के हमको बताओ कि पिछले 5 वर्ष कांग्रेस के शासन में कौन सी नई योजना शुरू हुई थी। और मैंने पॉज दिया थोड़ी देर उसकी बात। आप अंदाजा लगाएंगे, एक भी आदमी, 22 में से एक आदमी खड़ा होकर के नहीं बोल पाया कि पिछले कार्यकाल में हमारी यह योजना शुरू हुई थी, पिछले कार्यकाल में हमने ये नया काम किया था। कोई भी नया इनिशिएटिव नहीं, कोई भी जिसको हम इनिशिएटिव बोल सकते हैं। लेकिन हम इस बात को, मैंने कहा मैं तो इस काम के लिए नया आदमी था। आप कहते कि बार बार रहे हैं, मेरा उनके प्रति सम्मान है, लंबे समय तक रहे हैं। मेरा मानना यह है कि कौन कितनी बार रहा, कौन कितने समय तक रहा, ये ज्यादा महत्व का नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, किस तरह से काम किए हैं, ये ज्यादा महत्व का विषय होना चाहिए। फिर हमने उन योजनाओं का जिक्र किया, हमने इनिशिएटिव लिए हैं, हमने हट करके, हम सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन हमने इस बात को मानना पड़ेगा, लोग इस बात को याद करेंगे कि हमने जो रिवाज बदलने की बात, जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, आज इसको अलग संदर्भ में ले रहे हैं लोग, लेकिन हमने आज नहीं की इस बात, ये बात अंदाज, ये रिवाज बदलने की हमने पहले दिन से शुरू की है। रिवाज तो ये था हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से बन गया हुआ कि जब सत्ता परिवर्तन होता था, पहली कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के निर्णयों को रद्द किया जाता था, पूर्व पिछली सरकार के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने की रिवायत शुरू हो जाती थी। रिवाज ये था। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से हूं। लेकिन हमने इस बार महसूस किया कि यह रिवाज देवभूमि के संस्कार के अनुरूप नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। बदले की भावना से, हां, जहां आने वाले समय में गलत किसी ने किया होगा, उस सारी चीज को लेकर विचार करना होगा तो करेंगे, कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे, लेकिन आज ही करना, पहले दिन ही करना, और बिना समझे, बिना जाने और बिना जानकारी के हम कार्रवाई के आदेश कर दे, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की एक संस्कृति है, रिवाज बन चुका है। इस रिवाज को बंद करना चाहिए। और हमने आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन उस बात को अगर पहले दिन कहा है, आज तक हमने कायम रखा है। हमने, आपका वकीलों के पास आना जाना नेताओं का कब हुआ है? इतना मैं कह ही सकता हूं, नहीं तो चला रहता था दौर। ये आज उसकी पेशी उस कोर्ट में है, आज उसकी पेशी इधर है, आज उधर है, अगली तारीख ये लगी, यही होता था ना, खबर पहले पेज पे होती थी। तो आजकल वो उस तरह की परिस्थिति नहीं है। तो रिवाज बदलने की शुरुआत हमने वहां से की। अब इस बात को भी मैं कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि रिवाज यहां तक बन गया था, यानी कि चीजें इतने नीचे चले गई थी कि सरकार बदलती थी, टोपियों के रंग बदल जाते थे। अब ये सच्चाई है, आप मानो तो ना मानो, इसकी टोपी इस रंग की है, उसकी टोपी उस रंग की है, ये होता था। लेकिन आज परिवर्तन है वो सारी चीज को लेकर के। तो रिवाज बदलने की बात हम आज नहीं कह रहे। हम उस दिन से पहले दिन सबने कहा टोपी हिमाचल की है, हिमाचल की पहचान है, जिसको हम सिर पर पहनते, ये हमारी शान है। ये टोपी हिमाचल की है, ना कांग्रेस की, ना बीजेपी की, ये सबकी टोपी है। इसको हिमाचली टोपी बोलते हैं, बस इतनी बात है। इसको खत्म करना चाहिए, और हमने किया उस तरह से। उसका लोगों ने स्वागत किया है। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिख करके, अपने हाथ से लिख करके पत्र भेजे। अब इनिशिएटिव की अगर बात आती है, जो कांग्रेस के लोगों को जो हमने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में आप बताइए, लेकिन वो नहीं बता पाए, नहीं उठ पाए, एक भी आदमी नहीं उठा खड़ा होकर के बोलने के लिए। लेकिन या उनको ही याद नहीं, याद तो तब होता जब किया होता। फिर हमने कहा अगर आप हमसे पूछते तो हम आपको बताते हैं। हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो। हमने कहा उससे और सरल करने के लिए आगे बढ़कर के हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरू किया। इनिशिएटिव छोटा था या बड़ा था, लेकिन इनिशिएटिव नया था। आज जनमंच को लेकर के दूसरे राज्य हमारे इस पर केस स्टडी कर रहे हैं, वो भी हमको बोलते हैं हम अपने स्टेट में शुरू करना चाह रहे हैं, जहां पर जो शिकायत करता होता है उसको खुले मंच दिया जाता है, और वो
अपनी शिकायत को माइक पर बोलता है, सारे सामने मंत्री बैठा होता है, अधिकारी बैठे होते हैं जिले के, मौके पर समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन आज से पहले ये इनिशिएटिव मिसिंग था, किया जा सकता था। और इसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो प्री जनमंच का हम करते थे उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि अधिकारियों को मालूम हुआ कि यहां जनमंच हो रहा है, तो ये काम कोई शिकायत वहां पर माइक पर ना बोले। इससे पहले वो उसका जो है करना होता था, किसी का कनेक्शन होता था, किसी का राशन कार्ड होता था, किसी का ततीमा होता था, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट होता था, वो घर में बना करके दे देते थे कि लो भाई शिकायत माइक पर मत करना। इसका इतना इंपैक्ट पड़ा। लेकिन इनिशिएटिव नया था, मैं नया आदमी था, लेकिन हमने शुरुआत की। घर बैठे समस्या का समाधान हो 1100 हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की। पेंशन तो एक रूटीन की चीज है, इसमें कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिए, लेकिन एक भाव था उसमें, भाव कि बुजुर्गों का इस कलयुग में कोई नहीं है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए पहली कैबिनेट की पहली बैठक हमने समर्पित की बुजुर्गों को पेंशन देने का, कि बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि घर में बुजुर्ग घर के कोने का हिस्सा बन करके रह गया है, उसकी मदद होनी चाहिए। अगर मेरे को लोगों ने, उन बुजुर्गों ने अपने हाथ से लिखे पत्र भेजे कि घर में सब है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन बेटे की भूमिका आप निभा रहे हैं। एक भाव दृष्टि से हमारा ये विषय था। और आज इस बात को हम कह सकते हैं, वो 4 लाख लोगों को पेंशन देते थे, हम 7.5 लाख लोगों को पेंशन देते थे। वो 400 करोड़ खर्च करते थे, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पेंशन पर। और उसी तरह से छोटे छोटे विषय, आदमी के इलाज के लिए हमने नई योजना हिम केयर की शुरुआत की। और जो आदमी ऐसे लाचार हैं, बेबस हैं, ऐसी बीमारी लग गई, उसके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। 20,000 लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे निकले जो बिस्तर पर हैं, जिंदा है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, जिनको हम 3,000 रुपये हर महीने का सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में डाल करके मदद कर रहे हैं। लेकिन ये ख्याल पूर्व की सरकार को नहीं आया कि ऐसे लोग भी हैं हिमाचल में, जो ऐसे गरीब हैं, जिनकी मदद होनी चाहिए। और इसी तरह से आगे बढ़ करके हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए। इसके लिए उज्ज्वला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की। एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, तो वहां कार्यक्रम में महिला आई और उन्हें एप्लीकेशन लिख करके लाई कि हमको भी गैस चाहिए। गांव की महिलाएं, तो हमने कहा गैस तो मिल रही है, सबको मिल रही है। तो नहीं, हमको नहीं मिली बोलते हैं। मैंने अधिकारियों को कहा कि उनको क्यों नहीं मिली गैस, पता करो। पता किया कि जो हमारी उज्ज्वला योजना की जो हमारी जो गाइडलाइंस हैं, उस गाइडलाइंस के मुताबिक जो है 2011 की सेंसस के बेसिस पर वो जो है वो जो हमारा उसका क्राइटेरिया बना है, तो उसमें ये फॉल नहीं करती। तो हमने अधिकारियों से पूछा कि अगर सबको गैस देनी है, गरीब तो ये भी है, अगर इनको भी गैस देनी है तो क्या करना। तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है जी, बहुत बड़ा नंबर होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हमने शुरू किया, हमने कहा करना है। और हमने एक भी परिवार हिमाचल प्रदेश में गैस की योजना के बिना नहीं छोड़ा। 3,35,000 गैस के कनेक्शन हमने अपनी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से दिए। इनिशिएटिव नया था। गृहिणी सुविधा योजना नया, जिसका नाम रखा हमने हिम केयर, हमारी नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में। सहारा योजना नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद शगुन योजना हमने शुरू की, जो बीपीएल परिवार की बेटी जब शादी होगी उसके लिए 31,000 रुपये उसके लिए हम दे रहे हैं। और 2 चीज से मुझे ना बहुत ऐसे लगा कि भाई, एक जगह हम गए थे, बैजनाथ में गए थे कार्यक्रम में, वहां पर हमने लाभार्थी का कार्यक्रम रखा था। तो लाभार्थी कार्यक्रम को लेकर के तो शगुन योजना की एक बेटी जो है मंच पर बुलाई गई, उसको कहा गया कि आपने, इनका परिचय कराया गया, शादी हुई है। तो मैंने भी शादी के लिए उसको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। तो मैंने उस बेटी से पूछना चाहा इस बात को लेकर के, मैंने कहा बेटे एक चीज तो बताइए, जो शगुन योजना का 31,000 रुपये आपको मिला, तो आपने उसको क्या किया? अपने खाते में जमा किया, पति के खाते में किया, खर्च कर दिया, क्या कर दिया? उस बेटी ने कहा कि शगुन योजना का 31,000 रुपये मिला, सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन ना मैंने अपने खाते में रखा उसको, ना अपने पति के खाते में, मैंने खाते से निकाला और पिताजी को दे दिया। तो बड़ा अजीब लगा हमको कि पिताजी को शगुन तो आपको दिया था, तो पिताजी को क्यों दिया? उस बेटी ने कहा वहां कि
मेरे पिताजी वो भी साथ में आए थे, वो भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा पिताजी मेरे मजदूरी करते हैं, लेकिन पिता का भाव, चाहे वो पिता गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका भाव एक जैसा होता है बेटे और बेटी के लिए। उनके मन में इच्छा थी कि मैं बेटी की शादी जब विदाई करूं तो परिवार के लोग, रिश्तेदार जो लोग, कम से कम वो तो उपस्थित रहें और गांव के लोग भी उपस्थित रहें, क्योंकि गांव वाले भी हमको बुलाते हैं जब उनके परिवार में कोई शादी होती। तो इस तरह से जब वो मेरी विदाई का कार्यक्रम हुआ, उस दिन खाना वगैरह सब कुछ भोजन वगैरह हुआ, तो उस पर जो हमने देखा खर्च जो आया, तो हमारे पिताजी को कुछ लोगों ने मदद की, उधार पैसा दिया। तो मुझे लगा कि मैं तो दूसरे घर में जा रही हूं, और दूसरे घर में जा रही हूं तो ऐसे में मैं अपने पिता जी के ऊपर ये ऋण छोड़ के जा रही हूं, ऋण चढ़ा करके जा रही हूं। और पिताजी का आशीर्वाद मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूं, मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे पिताजी, मुझे लगा कि मजदूरी करते हुए कई महीनों तक जो है वो ऐसे लोगों का ऋण चुकता करते रहेंगे, तो इसलिए मैंने 31,000 रुपये निकाल करके पिताजी के हाथ में दे दिया कि जो आपने जिस चीज से भी लिया है, जितना इससे हो सकता है वो उसको इससे अदा करिए। बेटी का भाव पिता के लिए क्या हो सकता है, ये उदाहरण, वहां बहुत बड़ी संख्या लोग थे, तो सबके आंखों में आंसू थे। यानी कि एक भाव, उस तरह की योजनाओं को हमने, यानी कि जिस तरह से हमने हमेशा इस बात को कहा है, गरीब के करीब रह करके हमने काम किया है, तो ये एक भाव अलग तरह का। और मैं उसी तरह से एक कार्यक्रम देख रहा था, एक कार्यक्रम में एक महिला आई, वो हमारा शायद अमर उजाला का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मंच पर एक महिला को बुलाया गया, ये लाभार्थी है हमारी सहारा योजना की। तो सहारा योजना के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उसके बारे में जो परिचय दिया गया कि इस महिला की शादी होने के बाद इसका पहली संतान हुई, वो स्वस्थ नहीं थी, अपाहिज थी, और कुछ वर्षों के बाद दूसरे संतान हुई, वो भी उसी तरह से, और फिर तीसरी संतान हुई, वो भी उसी तरह से। उसके पति ने उसको छोड़ दिया घर से, अब उस घर को ही छोड़ करके वो चला गया, कहीं और चला गया। और अल्टीमेटली उस महिला के सामने ये परिस्थिति हो गई, जितना रिश्तेदारों से मदद हो सकती थी, जहां से मदद हो सकती थी, उसको अपने परिवार को चलाने की कोशिश की। 3 बच्चे और अपने घर में, और तीनों बच्चे जो है वो इस प्रकार के थे, जो अस्वस्थ हैं, वो जिंदगी भर उनका ट्रीटमेंट चलता रहेगा, वो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में उसको बताया कि इस तरह की सहारा योजना है। तो एक किसी आंगनबाड़ी की वर्कर ने उसको वो फार्म ला करके भर दिए, तो उसको तीनों बच्चों के लिए 3-3 हजार रुपये उनके खाते में जा रहा है, 9,000 रुपये उनके खाते महिला के परिवार में जा रहा है, और उससे वो उन बच्चों का पालन पोषण कर रही है, अपना जीवन चला रही है। तो बहुत बड़ा संतोष हुआ। ऐसी योजना, जिन योजनाओं के बारे में आज से पहले सोचा नहीं, सरकारें लंबे समय तक रही, बार बार रहे, बड़े बड़े लोग रहे, तो ऐसे हट करके इनिशिएटिव लेने की बात अगर मैं कहता हूं, तो हमारी सरकार ने, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिस पर हम 1 करोड़ रुपए का लोन देते हैं, जिसमें नौजवान को काम करने के स्टार्टअप के लिए हम 25 लाख रुपए उसके ऊपर 25% सब्सिडी देते हैं, और महिलाओं के लिए भी उसमें इस तरह से देते हैं, वो 35% देते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर के नए इनिशिएटिव्स हमने हिमाचल प्रदेश में लिए हैं। हम बहुत सारी चीजों को लेकर के बात कर सकते हैं। हिमाचल में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ये हम कहते थे, लेकिन कोई करता नहीं था। जब मैंने हमने कहा हमको करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब करने की कोशिश की तो उसमें मुश्किल आई कि भैया बड़े बड़े से नहीं हो पाया। हमने कहा ये सभी काम बड़े बड़े करें, ऐसा जरूरी नहीं, छोटे भी करने चाहिए कुछ काम। हमने कहा करने चाहिए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर का आया है, तो साइजेबल इन्वेस्टमेंट है। वो 28,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडी में जो ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और उसके बाद 13,500 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग शिमला में अमित शाह जी ने की थी। कुल मिलाकर के 40,000 प्लस की जो ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, उसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट जमीन पर आने शुरू हुए। तो नया इनिशिएटिव, मैं कह सकता हूं इस बात को लेकर के, नए आदमी थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से काम करने के प्रयत्न उस दिशा में हुए हैं। बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे जो अपनी भूमिका है, हमारी भूमिका, उस पर मुझे लगता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जो टेक्निकल बातें शायद सुरेश भारद्वाज जी ने कही,
पूरी, क्योंकि अब चुनाव उस तरह का चुनाव नहीं रह गया जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था, 25 साल पहले की हुआ था। कानूनी पेचीदगियां इतनी ज्यादा, पेचीदगियां नहीं बोल सकते हैं लेकिन उसमें सारे इश्यूज इतने सारे हैं जिनको बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आप जहां जहां भी हैं, जिस रूप में आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन के पेपर फॉर्म भरने से लेकर के स्क्रूटनी का विषय आता है, स्क्रूटनी के बाद विड्रॉल का आता है, विड्रॉल के बाद जो है वो हमारे अपोजिशन के लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने हमने कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, हमारी कंप्लेंट किसी ने फाइल की है तो उसको रिप्लाई किस तरह से देने हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेवारी एक असाधारण रूप से नहीं दी जा सकती है। इसके लिए वकील ही चाहिए, वकील ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ा काम है जो टेक्निकल काम है, जो आपके ही जिम्मे है और किसी के जिम्मे उसको कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, हमारे कार्यकर्ता दूसरे हैं तो वो आपको जानकारी के रूप में मदद कर सकते हैं, लेकिन असली मायने में, सही मायने में आपको ही करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक तो ये है, और उसके पश्चात एक लोगों के बीच में एक एटमॉस्फेयर बनाना, माहौल बनाना। क्या अब के चुनाव में जो हमने बात कही है कि हम रिवाज बदलेंगे, ये शब्द ऐसे ही जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे शिमला में आया था, 8 साल का कार्यकाल केंद्र सरकार का पूरा होने पर, जहां प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को रिज के मैदान से यहां से संबोधित किया, उस दिन हमारे से जिक्र हुआ। तो इस शब्द को मीडिया ने भी पकड़ लिया और उसके साथ साथ में लोगों के दिल दिमाग में भी बैठ गया, ये रिवाज बदलने वाली बात ठीक है, ये जो 5-5 साल बड़ा रिवाज बना इसको बदलना चाहिए। हालांकि हमारे विपक्ष के मित्रों ने, एक मित्र को तो हमारे बहुत ज्यादा परेशानी हुई कि रिवाज नहीं बदले जाते हैं। हमने कहा अच्छे बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो खराब है उनको बदलना चाहिए भाई। फिर कहने लगे कि रिवाज बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए। फिर अल्टीमेटली वो जहां उसने पहुंचानी थी बात अपने आप पहुंच गई उनसे कि राजा साहब नहीं बदल पाए, जो 5 बार ने 7 बार 6 बार मुख्यमंत्री रहे वो नहीं बदल पाए। और आगे शब्द आगे बढ़ करके अपनी मानसिकता भी दिखा दी उन्होंने कि जयराम ठाकुर तो किस खेत की मूली है जो राजा साहब नहीं कर पाए। तो इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता, जो यहां कहा गया मुझसे पहले राणा जी ने जो बात कही, दिमाग में बैठ गई कुछ लोगों के कि बड़े लोग ही कर सकते हैं, बड़े लोग ही सत्ता चला सकते हैं, बड़े लोग ही बड़े काम कर सकते हैं, और दूसरे को सबको छोटा मानते हैं। और अभी मैं इन दिनों में देख रहा हूं उनको भी कई लोग राजा साहब कहने लग पड़े हैं। पता नहीं अब रिवाज होता है उनके, कोई क्या रिवाज है मालूम नहीं क्या होता है। पहले तो टीका बोलते थे, अब कुछ क्या हो, अब राजा बन गए वो। तो राजा बन गए तो सच, तब सच्चे तो बड़ा आदमी बन गए वो। तो इसलिए तो ये सोच मतलब सही मायने में बदलने की जरूरत है। हम एक व्यवस्था के अनुरूप जो है, इस व्यवस्था के आधार पर जो है एक जगह है। और आज हम जैसे प्रधानमंत्री जी को कुछ लोग बोलते थे, कुछ लोगों ने टिप्पणियां कैसी कैसी टिप्पणी की थी चाय बेचने पर, तो उसे उनका भला हुआ क्या? भला तो नहीं हुआ, नुकसान जरूर हुआ। तो इसलिए जो यहां पर भी हमारे कुछ लोगों के दिल दिमाग में बैठी है कि बड़े लोग ही कर सकते हैं, हम बड़े लोग हैं, हम ही चला सकते हैं, ये हमारे लिए बना हुआ सारा व्यवस्था का तंत्र ये हमको ही चलाना है, इसको बदलना होगा। और इस रिवाज को भी बदलने के लिए हमको, मुझे लगता है कि शुरुआत करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो खास तौर से मुझे आप सबके बीच में कहना है कि जो भूमिका आपकी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुबह से शाम तक ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जहां आप अपने अपने तर्क से, क्योंकि वकील का तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, वो तर्क होता है। ठीक है, कानून का अध्ययन होना वो बात ठीक है, और कानून का इस्तेमाल तो आप जो, मतलब वकील की एक खासियत ये होती है, उसको सत्ता पक्ष में खड़ा करो या विपक्ष में खड़ा हो, तर्क जो है वो उधर से भी जोरदार आएगा और इधर से भी जोरदार आएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये कि मैं कह रहा था अभी कि भाई नॉमिनेशन भरने के लिए किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आप सब लोगों की चिंता करनी है। लेकिन किसी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो इसका इसका भी अगर कोई कर सकता तो वकील कर सकते हैं। वकील मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं करने, लेकिन आपको मालूम है टेक्निकल चीजें कैसे होती हैं।
क्योंकि वही वकील हमने देखा कि पक्ष में भी खड़ा होता है कोर्ट में केस के पक्ष में, लेकिन कुछ वक्त कुछ ऐसी परिस्थिति में हो जाता है वो विपक्ष में भी खड़ा हो जाता है, लेकिन तर्क उसके उस वहां पर भी उम्दा जब पक्ष में था तब भी जोरदार होते हैं, और जब विपक्ष में होता है तब भी जोरदार है। क्योंकि आपको सही मायने में एक कानून को अध्ययन करने के साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन लोगों के समक्ष जो है वो बहुत प्रभावी होती है, बहुत प्रभावी होती है। लोगों को आप लोग जो कहते हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। एक तो वो भूमिका के लिए आप किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं उसमें आप अपना सहयोग करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और दूसरी बात, कई बार मैं पीछे भी एक वकीलों की एक बार हमारी बैठक, तो उसमें मैं कह रहा हूं कि छोटा भी साथी हमारा अपनी भूमिका निभाता है, चाहे उसका महत्व ज्यादा नहीं है, चाहे वो उसकी मतलब क्षमता ज्यादा नहीं है, उसके तर्क को लोग सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन अपना काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। जैसे मैं देता तो, हम पढ़ते थे मंडी में, कॉलेज में पढ़ते थे, हमारी गली में एक बार्बर था, वो हजामत करते थे, लेकिन उनकी बड़ी खासियत एक थी, वो पक्का बीजेपी का आदमी था। अटल जी के फोटो, आडवाणी जी के फोटो वहां लगा करके रखता था। तो क्या होता था कि हजामत करते वक्त जो आदमी बैठता था, कुर्सी पर बैठता था, पूरा उसको वो जब पूरा शेविंग क्रीम पूरा लगा देता था तो शुरू कर देता था पूरा पार्टी का, आज देखिए खबर लगी है, आडवाणी जी ने ये कहा है, ये अटल जी ने ये कहा है, इस तरह से। चाहे कांग्रेस भी, उसको मालूम है ये अपने विचार का नहीं है, लेकिन उसने अपना काम करना है। एक दिन मैंने उसको पूछ ही डाला, मैंने कहा प्रकाश बात तो सुन भाई, यार तेरे को मालूम है तू, मैं भी हजामत करने के लिए गया था, तो जब वो सामने वाले की ऐसी तैसी की उसने, तो पूरा सुना करके बीजेपी बीजेपी और आडवाणी जी का ये और कांग्रेस का तो बुरा हाल है, बेड़ा गर्क ऐसा करके वैसा। मैंने तुम्हें मालूम है ये कांग्रेस पार्टी के नेता जिसकी हजामत कर रहे थे तुम? बोलते मुझे मालूम है। तो मालूम था? मैंने कहा तू क्यों बोल रहा था, सुबह सुबह खराब कर रहा था, माथा खराब? बोलते इसलिए बोल रहा था भाई, मुझे तो अपना काम करना है, और मैं बेहतर ढंग से इसकी जो है अपना काम इसी वक्त कर सकता हूं जब शेप कह रही हो, तो वो आदमी उठ नहीं सकता है, उसको सुनना ही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, सुनने के सिवाय वो कुछ कर ही नहीं सकता है। तो मेरी भूमिका कार्यकर्ता के नाते मैं जा करके रैली में कभी कभी जाता हूं, घर घर में जा नहीं सकता हूं, मुझे परिवार भी पालना, मैं अपनी भूमिका यही निभा सकता हूं, और मेरे जिम्मे कार्यकर्ता के नाते ये भूमिका है, इस भूमिका को मैं निभाता हूं और बेहतर ढंग से निभाता हूं। मैंने कहा धन्य हो यार। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, वो आदमी अपनी भूमिका निभा रहा है, उसे मालूम है कि मैं घर घर जाकर के कैंपेन करने के लिए नहीं जा सकता, मुझे परिवार भी पालना है, लेकिन मैं यहीं बैठ करके किस प्रकार से अपने पार्टी का प्रचार कर सकता हूं, अपनी पार्टी का तर्क दे सकता हूं, अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं, तो वो उस काम में वहां पर लगा रहते थे। तो ये एक काम करने की तरीका, भूमिका अवतार हो गया, इस प्रकार की होती है। और ऐसे एक नहीं, अनेकों कार्यकर्ता हमने देखे, अनेकों कार्यकर्ता। और सिकंदर वक्त जी हमारे बीच में रहे नहीं, वो जिक्र करते थे, वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे बीजेपी में आने से पहले थोड़े वक्त के लिए, लेकिन बीजेपी में आने की वजह उनकी मां ने उनको एक जो रिक्शा वाले की एक कहानी सुनाई थी, वो उनको जो है वो जो है सारी चीज को लेकर के, और वो कहानी क्या सुनाते हैं कि जब चुनाव था, चुनाव के दिनों में हम सुबह उठ करके परिवार के लोगों के साथ बैठते थे, और परिवार में नाश्ता वगैरह करने के बाद कैंपेन के लिए निकलता था। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता था और प्रचार करता था, दिन भर काम करने के बाद शाम को आता था, परिवार के साथ बैठता था, भोजन करते थे, माँ इंतजार कर रही होती थी, परिवार इंतजार कर रहा होता था, तो उसके बाद थक करके आए होते थे, आराम करते थे। तो लेकिन जब वोट देने वाला दिन आया, तो वोट देने वाले दिन, उस दिन भी मैं सुबह उठ करके तैयार हुआ, तो अपनी माँ को मैंने बोला कि माँ वोट है, देखना सब लोग वोट देने जाना, और मैं अपने हिसाब से निकल गया लोगों के बीच में काम करने के लिए, मिलने के लिए, सब लोगों से वोट डालने के लिए। और जब शाम को वोट डालने के बाद मैं घर आया,
तो घर में जब खाना खाते खाते तो मैंने माँ को पूछा कि माँ आपने वोट डाल दिया? वोट डालने के लिए गए तो बोलते कि हाँ वोट डाल दिया। इससे ज्यादा ना मैंने पूछने की आवश्यकता महसूस की। लेकिन माँ खाना परोसते परोसते बात करने के लिए थोड़ी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा बेटे ये नहीं पूछो कि किसको वोट डाला है। तो मेरा हाथ का खाना हाथ में रह गया, थाली का खाना थाली में रह गया। ये क्या पूछ रही हो माँ? मैं कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा नेता और तुम मुझसे पूछ रहे कि किसको वोट डाला, ये पूछ रहे हो कि आपने ये नहीं पूछा कि वोट किसको डाला? ये पूछने की बात ही नहीं है। मेरे घर में सारा कांग्रेस का सारा काम यहां से चल रहा है, कांग्रेस को ही डालना चाहिए आपको। तो बेटे ठीक है, आप तो ठीक है, लेकिन आप जब चले गए उसके बाद एक रिक्शा वाला यहां आया, और रिक्शा वाला वही आया जो चुनाव के दिनों में एक बार नहीं कई बार आया। छोटा सा कागज लेता था, दीपक उसमें चुनाव चिन्ह होता था, ये मेरी पार्टी है, मेरा कैंडिडेट है, इनको आपने वोट डालना है। कोई कागज अपील आती थी तो अपील लेकर के आता था। लेकिन वो आते जाते इस बात के लिए कहते रहे। आज वो आदमी, आप चले गए, लेकिन जब हम पोलिंग स्टेशन के लिए जाने के लिए आए तो वो आदमी यहां घर के दरवाजे पर आया और रिक्शा लेकर के आया कि माँ आज वोट है, चलो आप हमारे साथ आओ, मैं आपको रिक्शे पे छोड़ करके आता हूँ, पोलिंग बूथ छोड़ करके आता हूँ। और हम भी परिवार के लोग उनके साथ बैठ करके वोट डालने के लिए रिक्शे में बैठ गए। और रिक्शे में वो रिक्शा चला रहा था, और रिक्शा चलाते चलाते एक ही बात कह रहा था कि माँ आपने हमारे पार्टी को वोट डालना, हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, हमारा ये चुनाव चिन्ह जो है दीपक है, आपने इस पर आशीर्वाद देना, हमारे नेता बहुत ईमानदार हैं, हम जीतते कम हैं लेकिन हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। ऐसे कहते कहते बहुत सारी बातें, वो पोलिंग बूथ के बाहर उतारने तक अपनी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के नेता के बारे में लगातार जो बोल सकता था शालीनता से, सहजता से वो बोलता रहा। और अंततः जब अंदर में गई बोलते वोट डालने के लिए, कि मेरे मन में यही प्रश्न आया, उसकी मां ने बोला कि मेरे मन में यही प्रश्न आया कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता इतना समर्पित होगा, जो कई बार मुझे मिलने के लिए, मुझे कागज देने के लिए घर भी पहुंचे, और आज वोट वाले दिन मुझे लेने के लिए पोलिंग बूथ तक छोड़ने के लिए आया, वो पार्टी गलत नहीं हो सकती है, वो पार्टी के नेता भी गलत नहीं हो सकते। इसलिए सिकंदर वक्त को कहा कि मैंने वोट डाला लेकिन जनसंघ को डाला। अब ये उनने कहा कि मेरे जीवन का बहुत बड़ा वो एक ऐसा दौर था कि मैं समझ नहीं पाया, ना मैं तर्क कर पाया। तो इस तरह से काम करने की एक कार्यकर्ता की एक वर्षों से जीत हार जो भी होगा, लेकिन मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे जो भी बन सकता है, मुझे ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करना है, जो मेरी क्षमता है, योग्यता है, उसके अनुरूप मुझे बेस्ट जो है पार्टी के लिए देना है। इस भाव के साथ काम करने वाले लोग जो है वो आज भी पार्टी को हमारे लिए काम कर रहे हैं। मिला चाहे ना मिला, ज्यादा मिला कम मिला, फिर भी उसके बावजूद पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नेता, पार्टी का विचार, इस भाव के साथ काम करते हैं। तो ऐसे में मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है कि वैचारिक दृष्टि से जहां बातें हैं वो तो एक जगह है, लेकिन इस भाव के साथ आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और जहां जिस बात को लेकर के यहां पर तर्क दिया गया है कि भाजपा ही क्यों, एक तो इसलिए जरूरी कि कांग्रेस बची ही नहीं है, कहीं नहीं बची, देश में नहीं बची। उत्तर प्रदेश में अभी 400 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, 387 सीटों पर जमानत जब्त हुई, 2 सीटों पर जीती है। और जिस पार्टी का नेतृत्व का हाल यह है कि जिनको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि आटा जो है वो किलो के हिसाब से मिलता है या लीटर के हिसाब से मिलता है, जिनको नेतृत्व देने की बातें कह रहे हैं, उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं?
और आज सही मायने में जमीन की हकीकत जानने वाला नेतृत्व तो हमारे पास वो सबसे ऊपर बैठे हैं, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को जिया है और गरीबी के दौर में से गुजरते हुए परिवार को उस हालात में किस प्रकार से आगे बढ़ते देखा है, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, उस सारी चीज को देखा है और उस जीवन से होकर के आज वो अपने यहां पर पहुंचे हैं। तो इसलिए उनके संघर्ष को सम्मान करते हुए, और हिमाचल की जरूरत, दूसरी बात यह है, हिमाचल की जरूरत है नरेंद्र मोदी, देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी, इसलिए क्योंकि हिमाचल के लिए, विकास के लिए हमको अगर कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट, वो केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। मोदी जी से पहले 2014 से पहले हमारी स्थिति ये थी कि सेंटर की जितनी भी स्कीम थी उन स्कीमों में हमको 60-40 में था, कुछ जगह 50-50 था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों की अपनी अलग परिस्थिति है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश को उस कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी में डालना चाहिए। आज 90% केंद्र दे रहा है मैक्सिमम योजनाओं में और 10% स्टेट दे रहा है, तब जाकर के काम चले हुए हैं। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी जरूरत को, हिमाचल की जरूरत को पूरा करने के लिए केंद्र की सरकार की जरूरत है, केंद्र के नेतृत्व की जरूरत है और नरेंद्र भाई मोदी जी की जरूरत जहां देश को है उस तरह से हमारे प्रदेश को भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिमाचल के साथ उनका कनेक्ट, जो जिस तरह से एक इमोशनल कनेक्ट जिस तरह का है, वो बहुत बहुत प्रभावी है, बहुत। यानी कि कल भी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था इस दिन का, 10 दिन से, जिस दिन से कार्यक्रम तय हुआ उस दिन से इंतजार कर रहा था, मैं हिमाचल जाऊंगा, अपने लोगों को मिलूंगा, हिमाचल मेरे लिए दूसरा घर है अपने लिए, ऐसा बोलते थे। कल बोला उन्हें अपने संबोधन में। और ऐसा नहीं, बोलने में हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, दोनों, ये संयोग है कि दोनों भाजपा के रहे। अटल जी रहे तो हिमाचल को अपना घर कहते थे, और घर ही कहते नहीं थे, घर आकर के रहते थे, मनाली आते थे और मनाली में जो है वो हर साल के 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन वहां गुजारते थे, कविता लिखते थे, मनाली में रहकर, प्राइम मिनिस्टर रह करके भी मनाली आकर के रहना ये छोटा विषय नहीं है। और उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी दूसरे हैं जो हिमाचल को अपना घर मानते हैं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ताकत देती है इनकी जो इमोशनल, जो कनेक्ट की वजह से। और निश्चित रूप से हम हिमाचल प्रदेश में अब की बात, जो हम बात कह रहे हैं, रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, ये जरूरत है आज की तारीख में, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को लगना है, डटना है और एकजुट होकर के काम करना है। और रिवाज बदलने की बात हम इस तरह से कह रहे हैं जब पूरे देश में बदल गया। उत्तराखंड में जब से अस्तित्व में सरकार आई है, अस्तित्व में स्टेट आई है, तो उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी सरकार, लेकिन अब की बार रिवाज बदला है वहां पर भी, भाजपा के बाद फिर सरकार आई है। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष के बाद रिपीट हुई है, तो रिवाज बदला है। हमारे पड़ोस का राज्य, हमारा हरियाणा का राज्य, जहां हमारी सरकार, क्या हमारी अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होती थी, अब 2014 से वहां सरकार है, 2019 में चुनाव 5 वर्ष के बाद हुआ, फिर सरकार चल रही है। तो ऐसे में जब सब जगह, गोवा में, मणिपुर में हमारी सरकार है, गुजरात में तो हमारा 30 वर्ष का रिकॉर्ड हो गया, अब की बार सरकार बने तो 35 वर्ष हो जाएंगे। तो ऐसे में हिमाचल में एक ही कमी जो छूटी है, वो कमी छूटी है कि हम हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार नहीं बना पाए। आओ इस कमी को पूरा करते हैं, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए, और सहयोग भी सक्रिय सहयोग चाहिए। जिस रूप में भी आप दे सकते हैं, जिस प्रकार से आप भूमिका निभा सकते हैं, आपसे मेरा यही निवेदन है, उस भूमिका को आप निभाएं। मुझे लगता है कि बहुत चीज़ों को लेकर के देश की, प्रदेश की, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप इन सारी बातों को लेकर के हमें सहयोग करें, और निश्चित रूप से अब की बार उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं जहां आप देखेंगे कि जो रिवाज बदलने की बात कही है ये सार्थक सिद्ध होगी और सच में सिद्ध होगी।